बच्चों, हम लोग चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 10 द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को फॉलो कर रहे हैं। और मैं ये अभी तक मैंने 11 पार्ट्स में आपको वीडियोस दिए हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ हेडिंग्स और टॉपिक्स और पैराग्राफ कवर किया है इस चैप्टर का। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैं पार्ट 12 आपके लिए ला रहा हूँ। पार्ट 12 में बच्चों हम लोग पेज नंबर 15 एनसीईआरटी आपकी जो बुक है, पेज नंबर 15 का जो हेडिंग है 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि किस तरह से यूरोप की जो स्थिति थी वो 1830 के बाद कैसे विपरीत परिस्थितियों में बदल गई। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, खास तौर से जो है वो आर्थिक घटनाएं, इकोनॉमी से जुड़ी हुई ऐसे इवेंट्स और इंसिडेंट्स हुए जिसने यूरोप के लोगों को काफ़ी प्रभावित किया और लोगों के अंदर जो अपने शासकों के विरुद्ध जो भावनाएं थीं, पहले से ही थीं, लेकिन इस आर्थिक विपदा ही मैं कहूँगा, उसने यूरोप के लोगों को और मोटिवेट किया अपने रूलर्स के खिलाफ, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए। हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 और उसके बाद के जो वर्ष थे वो यूरोप के लिए बहुत आर्थिक कठिनाइयों वाले थे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेकर 1850 सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। 1800 से 1850 के बीच में यूरोप के सभी भागों में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा देखी गई, बहुत ज़्यादा, यानी मनुष्यों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई पहले की तुलना में। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, और अधिकतर देशों में रोजगार के अवसर कम थे और रोजगार पाने वाले जो लोग हैं या प्राप्त करने के जो इच्छुक लोग हैं वो ज़्यादा थे, यानी रोजगार की तुलना में बेरोजगार ज़्यादा थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आते थे, और शहर भी व्यवस्थित ढंग से नहीं थे। शहरों के किनारे झुग्गी बस्ती, जिसको स्लम्स यानी झुग्गी बस्ती जो बोलते हैं, वहाँ पर लोग रहने लगे, बहुत बुरी कंडीशन में रहने लगे। यहाँ पर ओवर क्राउडेड स्लम्स कहा गया है। ओवर क्राउडेड यानी क्षमता से अधिक लोग। मान लो कि एक कमरा है, एक रूम है, उसमें एक लोग या अधिक से अधिक 2 व्यक्ति रह सकते हैं और उसमें 8-10 आदमी रहें, दैट विल बी ओवर क्राउडेड, हम उसको कहेंगे ओवर क्राउडेड। मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने। तो मतलब शहर पहले से ही काफ़ी जनसंख्या होती थी, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आने लगे रोज़गार की, कि हमको भाई रोज़गार कुछ मिलेगा, कोई काम मिलेगा। तो भाई अब आ गए आप, अब आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप शहर के किनारे वाले क्षेत्रों में कहीं पर, जहाँ पर 10 आदमी पहले से ही रह रहे हैं, उसी में आप भी सोचोगे कि हम भी बहुत कम पैसे में रह लें, ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट। कस्बों में जो छोटे मोटे उत्पादक थे, वस्तुओं का उत्पादन करते थे, वस्तुएं बनाते थे,
उन्हें इंग्लैंड से आयातित वस्तुओं से काफ़ी कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही थी, क्योंकि बच्चों उस समय इंग्लैंड में काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। वहाँ पर नई नई मशीनों का आविष्कार हो चुका था और उसकी वजह से फैक्ट्रियाँ आ गई थी, मशीनों से प्रोडक्शन हो रहा था, मशीनों से वस्तुएं बन रही थी और जो वस्तुएं मशीनों से बनती थीं वो बहुत कम समय में ज़्यादा मात्रा में बनती थी, तो इसलिए उसकी लागत कम आती थी, यानी वो उसकी कीमत कम होती थी। और हाथ से बनाई हुई वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होती थी, उस पर लागत ज़्यादा होती थी क्योंकि मजदूरी ज़्यादा हो जाती थी। तो अब बाज़ार में जब मशीनों से बनी हुई वस्तुएं आ गईं और एक तरफ हाथ से बनी हुई वस्तुएं, और ग्राहक तो देखता है कि सस्ती चीज़ कहाँ मिल रही है। ग्राहक को सस्ती चीज़ मिली, मशीन से बनाई हुई वस्तु उसको सस्ती लगी, अच्छी लगी क्योंकि उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, तो उसने वो खरीदना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जो छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर थे, जो उत्पादक थे, जो हाथ वगैरह से बनाते थे, या जिसको बोलते हैं लघु उद्योग वाले, घरेलू उद्योग वाले जो उत्पादक थे, प्रोड्यूसर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको घाटा होने लगा, कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा मार्केट में। ठीक है, इंग्लैंड काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, वहाँ पर फैक्ट्रियों में काम हो रहा था, मशीनों से वस्तुएं बन रही थी। ठीक है, दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ये खास तौर से टेक्सटाइल प्रोडक्शन यानी वस्त्र उद्योग में ऐसा ज़्यादा था, which was carried out mainly in homes or small workshop and was only partly mechanized। और जनरली पूरे यूरोप में, अगर हम इंग्लैंड की बात छोड़ दें तो बाकी यूरोप में जो कपड़ा बनता था, वस्त्र उद्योग था, वो लोगों के घरों में होता था या छोटी मोटी वर्कशॉप वगैरह जैसी होती थी वहाँ पे होता था, और मैकेनाइज्ड नहीं था, यानी मशीनों का उपयोग बहुत ही कम होता था, बहुत नाम मात्र का होता था, मशीनों का तो उपयोग होता ही नहीं था, बहुत कम होता था। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations। और यूरोप के वो हिस्से जहाँ अभी भी जो अभिजात्य वर्ग यानी पैसे वाले जो सामंत और जमींदार हैं वो शक्ति में थे, यानी सारी शक्तियाँ उनके हाथ में थीं, वहाँ पर जो छोटे मोटे किसान थे वो अभी भी संघर्ष कर रहे थे, सामंतों के कर्ज में डूबे हुए थे, या सामंतों ने जो ऑब्लिगेशंस लगा रखे थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे थे, ठीक है, उनके बोझ तले वो संघर्ष कर रहे थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। बच्चों, खाने के दाम बढ़ गए थे और जिस वर्ष फसल अच्छी नहीं होती थी, इससे पूरे कस्बे में या पूरे देश में एक तरह की अराजकता जैसी हो जाती थी। लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता था, लोग एक तो खाने के दाम इतने ज़्यादा, बेरोजगारी, ठीक है, फसल नहीं अच्छी हुई, तो मतलब एक लोगों के बीच में एक जो व्यवस्था है, शासक है, शासन है, इसके प्रति उनका विश्वास उठता जा रहा था कि हमारी परेशानियां, हमारे दुखों को अगर दूर करेगा तो करेगा कौन। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर, और 1848 एक ऐसा ही वर्ष था। Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads। बच्चों, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि लगभग सारा काम जो है वो, जो भी घटना दुर्घटना जो भी होती थी वो फ्रांस से ही स्टार्ट होती थी।